नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली में 2 दिवसीय ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 6 देशों के कृषि मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। बायर सेलर मीट का भी पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे और इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों की भागीदारी की संभावना जताई जा रही है। बता दें आपको कि पीएम मोदी वो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। यूएनओ ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि 6 देशों के कृषि मंत्री सम्मेलन का हिस्सा होंगे। तो दिल्ली में 2 दिवसीय ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है और पीएम मोदी सुबह 11 बजे सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, 6 देशों के कृषि मंत्री इसमें हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे यहाँ पर। तो पीएम मोदी ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का आज उद्घाटन करने वाले हैं। बता दें आपको कि नई दिल्ली में पूसा के सुब्रमण्यम हॉल में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आज दिल्ली में ये कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे पीएम मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि आज भारत और बांग्लादेश के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि पहली क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन का उद्घाटन होगा। पीएम मोदी शेख हसीना तेल पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया जाएगा। दोनों देशों के बीच ये पहली सीमा पार पाइपलाइन है और कुल 377 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट वो तैयार हुआ है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, भारत बांग्लादेश मित्र तेल पाइपलाइन का आज उद्घाटन होने जा रहा है। पीएम मोदी और शेख हसीना वो पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन होगा। तो अहम खबर, बड़ी खबर पीएम मोदी से जुड़ी हुई आपको हम बता रहे हैं कि आज क्या क्या कुछ खास कार्यक्रम वो होने वाले हैं। तो पीएम मोदी शेख हसीना पाइपलाइन का आज उद्घाटन करने वाले हैं। तो दोनों देशों के बीच ये पहली सीमा पार पाइपलाइन है और आज भारत और बांग्लादेश के लिए ये बड़ा दिन है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, पुलवामा में सुरक्षा बलों ने, आपको बता दें कि घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन इस दौरान आतंकियों से मुठभेड़ की खबर है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। मित्रीगाम इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन वो चल रहा है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, सेना और पुलिस फिलहाल जो छिपे हुए आतंकी हैं उनको ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है। यहाँ पर सर्च अभियान वो जारी है लगातार। पुलवामा के मित्रीगाम में ये आतंकी घुसे हैं। इस इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका वो जताई जा रही है। सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ वो लगातार जारी है। वो लगातार जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि जो 2 आतंकी छिपे हुए हैं उनको कैसे भी ढूंढ निकाला जाए यहाँ पर। तो लगातार अभी तक मुठभेड़ वो जारी है और ऐसे में 2 आतंकियों के छिपे की जो आशंका जताई जा रही है, उन्हीं को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। तो जंगल में फिलहाल 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन वो लगातार जारी है। सर्च अभियान जारी है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात रूसी राष्ट्रपति की। रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट वो जारी किया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया है। यूक्रेन युद्ध को लेकर आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और पुतिन यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और साथ ही साथ कई और अपराध के लिए जिम्मेदार उन्हें ठहराया गया है। जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। पुतिन के खिलाफ जारी वारंट को अमेरिकी प्रेसिडेंट ने सही ठहराया है। इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले पर रूस का बयान सामने आया है।
रूस ने कहा कि कानूनी दृष्टिकोण से इसके कोई मायने नहीं है। तो इधर जेलेंस्की जो है वो कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने भी कहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने गिरफ्तारी वारंट को सही ठहराया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले पर रूस ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक रूस की तरफ से ये कहा गया कि कानूनी दृष्टिकोण से इसके कोई भी मायने नहीं है। तो यूक्रेन युद्ध को लेकर दरअसल आपको बता दें कि वो जारी किया गया है रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ वारंट जो है वो जारी किया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया है। तो आईसीसी ने ये वारंट जारी किया है यूक्रेन युद्ध को लेकर और रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जो है वो जारी किया गया है। जेलेंस्की ने स्वागत किया है इस फैसले का, वहीं अमेरिका प्रेसिडेंट ने भी इसे सही ठहराया है। हालांकि रूस ये कह रहा है कि इसके कोई भी मायने नहीं है। आज कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में 18 और 19 मार्च को बैठक होगी। बैठक में शामिल होने कोलकाता पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव। पार्टी नेताओं संग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की। 2024 की तैयारियों को लेकर दोनों नेताओं में चर्चा हुई और साथ ही साथ अखिलेश यादव ये कहते नजर आए कि हम हर कीमत पर संविधान बचाएंगे। बीजेपी में शामिल होने वालों पर ईडी सीबीआई का छापा नहीं पड़ता। तो कोलकाता में सपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। पार्टी नेताओं के साथ सीएम ममता से अखिलेश ने मुलाकात की है इस दौरान और साथ ही साथ अखिलेश कहते नजर आए कि हम हर कीमत पर संविधान बचाएंगे। तो सीएम ममता बनर्जी के साथ अखिलेश यादव, साथ में चाचा शिवपाल यादव, तमाम लोग मौजूद रहे। तो कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक जो है आज होने जा रही है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में 18 और 19 मार्च को ये बैठक जो है वो रखी गई है और फिलहाल अखिलेश यादव जो है बैठक में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंच चुके हैं। पार्टी नेताओं संग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो 2024 की तैयारियों को लेकर दोनों नेताओं में चर्चा हो रही है। और अब बात अमित शाह की। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। बता दें कि डेयरी उद्योग सम्मेलन में शामिल होंगे अमित शाह। गांधीनगर में 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में वो शामिल होंगे। 2 विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। जूनागढ़ जिला बैंक मुख्यालय का भी शिलान्यास करेंगे अमित शाह और सोमनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना करने जाएंगे अमित शाह। तो गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह गृह मंत्री। 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में भाग लेंगे अमित शाह। सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने का भी कार्यक्रम है अमित शाह का। तो गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह है। सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गुजरात पहुंचे हैं और गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर वो रहेंगे। इस दौरान डेयरी उद्योग सम्मेलन में भी अमित शाह के शामिल होने का कार्यक्रम है। तो गांधीनगर में 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में वो शामिल होंगे। और अमित शाह के बाद अब बात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की। कर्नाटक के दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बता दें आपको कि जेपी नड्डा के दौरे का आज दूसरा दिन है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, विजय संकल्प रथ यात्रा 4 को आज वो संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। और जेपी नड्डा ने आज पार्टी कैंपेन कमेटी की भी बैठक बुलाई है। बता दें कि पार्टी चुनाव प्रबंधन समिति की भी बैठक बुलाई है जेपी नड्डा ने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर नड्डा ने इस दौरान तंज कसा और कहा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऐसे है राहुल गांधी। विदेशियों से कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र को बचाओ। कांग्रेस चुनाव नहीं जीती तो क्या भारत में लोकतंत्र खत्म है, ये सवाल पूछा जेपी नड्डा ने। और साथ ही साथ कहा कि पार्टी नेताओं के साथ जब हम बैठक करेंगे तो विस्तार से आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो राहुल गांधी पर नड्डा ने तंज कसा है। और दरअसल जेपी नड्डा के दौरे का आज दूसरा दिन है। विजय संकल्प रथ यात्रा को में वो शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जेपी नड्डा ने आज इस दौरान पार्टी कैंपेन कमेटी की बैठक भी बुलाई है। तो कर्नाटक के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। बजट सत्र के दूसरे चरण के 5 दिन बीत गए हैं मगर सदन ठप है। बीजेपी राहुल से माफी पर अड़ी है तो कांग्रेस अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग से पीछे नहीं हट रही है। सियासी दलों के बीच संसद में जारी संग्राम में अब आरएसएस भी शामिल हो गया है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने राहुल को अपनी रडार पर लिया है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। मैं राहुल के लिए एक ही कहा करता हूँ कि वह अपने अज्ञान का मास्टर है। प्रभु उसको ज्ञान दे ताकि वो सद्बुद्धि से काम कर सके, नहीं तो जय श्री राम और जय सिया राम में भेद करता रहेगा। क्योंकि लक्ष्मी एक में श्री रूप में है, एक में सिया रूप में है, तो दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो इसलिए उसके अज्ञान के लिए मैं यही कहूँगा। दूसरा, हमने जिन विदेशियों से अपनी मुक्ति के लिए इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, उन विदेशियों से सहायता मांगना यह देश के स्वतंत्रता सेनानियों का घोर अपमान है। प्रभु से प्रार्थना करूँगा उनका ये द्वीपा स्वप्न कभी सफल ना हो और कांग्रेस को सद्बुद्धि आए कि वे अपने नेता को सन्मार्ग पर लेकर जाए। और इधर कांग्रेस नेता उदित राज ने अपनी पार्टी के नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि सरकार सिर्फ अडानी के मुद्दे दबाने के लिए राहुल गांधी को निशाना बना रही है। ईडी सीबीआई का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा, दुनिया जानती है। इसके अलावा भी जिस तरह से विपक्ष के दबाया जा रहा है, यही बात तो राहुल जी ने कहा जो दुनिया पहले से जानती है। मोदी जी जवाब दें, जब चीन में गए तो कहा कि पहले तो भारत में लोग ऐसा सोचते थे कि कहाँ पैदा हो गए, यानी पैदा होना भारत को अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते, इससे देश शर्मसार होगा। मोदी जी जाकर के भारत के करप्शन के बारे में जर्मनी में बोले, टोरंटो में बोले, इससे देश की छवि के ऊपर धक्का पड़ा है। राहुल जी ने कुछ नहीं बोला। राहुल जी का मुद्दा न होते हुए मुद्दा इसलिए बनाया गया है कि ताकि अडानी का प्रकरण दबाया जा सके। अडानी के मामले को या अडानी को बचाने के लिए राहुल जी का मुद्दा बनाया जा रहा है और इसमें कुछ नहीं है। 16 पार्टियों के 200 एमपी मार्च करते हैं, मार्च करके ईडी ऑफिस में जाने नहीं पाते, देश को बताने के लिए कि किस तरह से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रामचरितमानस पाठ का विरोध करने वालों को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि ये दुखद है कि कोई हमारी संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। जनता देख रही है और ऐसे लोगों को चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। भगवान राम पर प्रश्न चिन्ह लगाना किसी के बस की बात नहीं है। मैं एक वाकया आपको याद दिलाता हूँ। श्रद्धेय अटल जी इंडोनेशिया दौरे पर गए थे। अटल जी ने इंडोनेशिया में देखा कि बड़ी संख्या में रामलीला गली गली हो रही है। तो वहाँ उन्होंने वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष से पूछा कि आप लोग तो मुस्लिम हो, इस प्रकार की रामलीला का मंचन कैसे करते हो? तो इंडोनेशिया के लोगों ने कहा कि हमने अपना धर्म परिवर्तित किया है, अपने पूर्वज नहीं बदले हैं। राम हमारे पूर्वज हैं, उनकी संस्कृति है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो मापदंड स्थापित किए उस पर यह संसार चल रहा है, हम सबको उसका अनुकरण करना। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नाथू कॉलोनी में एक शख्स ने चाकू से अपना गला काट लिया और हाथ में पिस्तौल लेकर सड़क पर दौड़ने लगा, जिसके बाद लोगों में खून से लथपथ शख्स को देखकर हड़कंप मच गया। उसके गले से खून बह रहा था और हाथ में पिस्टल थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस में से एक पुलिसकर्मी ने उसको घायल भी कर दिया। बताने के बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसके कब्जे से पिस्तौल बरामद की। घायल को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
और चलिए अब बात करेंगे एक ऐसे कार्यक्रम की जिसमें लद्दाख के दर्जा प्राप्त मंत्री, पर्यटन विभाग के एग्जीक्यूटिव काउंसलर पुंचोक ताशी और लद्दाख के काउंसलर सैयद अब्बास रजवीर पहुंचे, जिन्होंने अपने राज्य के पर्यटन का प्रचार किया और लोगों को वहां आने के लिए आमंत्रित किया। पूरे दुनिया में और खासकर इंडिया में बहुत मशहूर है, खासकर फिल्म इंडस्ट्रीज और टूरिज्म के साथ काफ़ी जुड़ाव है। 3 इडियट फिल्म बनने के बाद आमिर खान ने जब वो बनाया, लद्दाख जो है ना वो डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए बूम हुआ। बहुत साल में लाखों की तादाद में विद इन इंडिया से टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं। तो करगिल लद्दाख का दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इतना पोटेंशियल है टूरिज्म का, जो है ना 12 महीने विंटर समर दोनों का इतना पोटेंशियल है। और हम चाहते हैं कि देश भर के लोग, दुनिया भर के लोग लद्दाख आए, करगिल आए, घूमे और टूरिज्म और कल्चर को बढ़ावा मिले, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक और कार्यक्रम के आयोजक कलियाड़ जाना से खास बातचीत की न्यूज इंडिया चैनल के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा ने। देखिए खास रिपोर्ट। Mr. J.K. Iconic Award. Congratulations. Mr. J.K. भारत का वो बेटा जो गरीबों के एक्टर के रूप में प्रसिद्ध है, दुबई में हमारे साथ है और इंटरनेशनल शो कर रहा है। आज कैसा उनका शो रहा है ये उनसे जानते हैं। कल्याण जी दुबई आए, कैसा लगा, कैसे शो कर? सबसे पहले मैं आपका नमस्कार, न्यूज़ इंडिया का नमस्कार। और जिस तरीके से लोगों ने साथ दिया, लोगों ने प्यार दिया, भगवान ने मुझे प्यार दिया, मेरे महादेव ने मुझे प्यार दिया, मैं सबसे पहले मेरी महादेव का नमन करता हूँ। मेरे साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी का मैं नमन करता हूँ। इसके साथ साथ में हमारे जो जीके ग्रुप ऑफ कंपनी दुबई, उनका मैं नमन करता हूँ। एमएफएल इन्वेस्टमेंट जो हमारे अच्छे कंपनी के मेरे बड़े भाई हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। मेरे अब्बाजान का मैं नमन करता हूँ। मैं जितेंद्र कुमार सेना साहब को नमन करता हूँ। इसके अलावा सचिन भाई जो मेरे भगवान की एक रूप मतलब देखिए वो आए मेरी हेल्प करने के लिए, मैं उनको नमन करता हूँ। इसके अलावा जितने भी स्टार आए हैं उन सभी का मैं नमन करता हूँ। इंडिया का मैं बेटा हूँ। 28 स्टेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया में। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, मतलब इंडिया के 28 स्टेट और यूए का 7 स्टेट, ये दोनों स्टेट के कल्चर और टूरिज्म को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो पहली बार ऐसा इतिहास है। सबसे बड़ी बात है जो मैं देश को, जिस देश का मैं बेटा हूँ भारतवर्ष का, उसकी जो कल्चर है, उसकी जो टूरिज्म है, उसके जो कॉस्ट्यूम्स है, उसको मुझे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। तमाम जो लोग जुड़े हैं मेरे साथ में, मेरे स्पॉन्सर, मेरे सपोर्टर, मेरे काफ़ी सारे मेरे फोटोग्राफर, सब कुछ जो लाइट, साउंड, डीजे और जितने भी मेरे बॉलीवुड स्टार आए हैं, टीवी के स्टार आए हैं, मिनिस्टर्स, सभी का नमन करता हूँ। और साथ में हमारे न्यूज़ इंडिया जो आज हमारे बहुत अच्छे हमारे मीडिया पार्टनर हैं, प्रशांत भाई मेरी जान है वो, मतलब हमारे दोस्त तो है हम लोग, लेकिन एक बोलता ना एक जिगरा दोस्त है हमारा। एंड थैंक यू सो मच ऑल जितने भी न्यूज़ इंडिया को देखते हैं उन सभी का मैं नमस्कार। थैंक यू सो मच बॉलीवुड अड्डा, थैंक यू सो मच ऑल, धन्यवाद। जय हिंद, हर हर महादेव। मिलते हैं रॉक के साथ शाम को। ये कल्याण जाना भारत का बेटा जो कह रहा था कि भारत के 28 राज्य और यूएई के 7 जो स्टेट हैं
निश्चित रूप से यहाँ पे अपने कल्चर का प्रदर्शन करेंगे तो दोनों देशों की एकता भी बढ़ेगी और दोनों देशों के लोगों के बीच में संबंध में प्रगाढ़ होंगे, जिसका फायदा दोनों देशों को मिलेगा और आज का शो निश्चित रूप से नया कीर्तिमान हासिल करेगा। प्रशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया, दुबई। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी की जुबान एक बार फिर फिसली है। कहना वो कुछ चाह रहे थे और वो कह गए कुछ और, जिसके बाद से कांग्रेस के विरोधी राहुल को निशाने पर ले रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी चल रही है, वो दिन प्रतिदिन अपने कार्यों की वजह से ही रसातल में जा रहे हैं। कल उनका आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि मैं सांसद हूँ। जब किसी व्यक्ति को अपने पर ये सांसद होने पर दुर्भाग्य है तो किस प्रकार उनकी विचारधारा होगी, कैसे उनके कार्य होंगे, किस ढंग से वो देश को चलाएंगे, किस ढंग से अपनी पार्टी को चला रहे हैं। दिन प्रतिदिन अपनी पार्टी को रसातल में ले रहा है। मुझे कोई कष्ट नहीं है, प्रदेश और देश की जनता को कोई कष्ट नहीं है, लेकिन देश के बारे में यदि कोई बात ऐसी कहेंगे जिससे देश को क्षति पहुंचेगी, भारत माता को क्षति पहुंचेगी, तो हम भारत के नागरिक होने के नाते इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब समय आने पर देगी। और अब बात आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुग्ना राजेंद्र नाथ ने गुरुवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए 2,79,279 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में इसे 54,228 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ योजनाओं के लिए आवंटित किए गए। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री बुग्ना राजेंद्र नाथ ने सचिवालय में विशेष पूजा की। विशेष पूजा के दौरान वित्त विभाग के विशेष मुख्य सचिव एस रावत और वित्त विभाग के सचिव के सत्यनारायण भी मौजूद रहे। और अगली बड़ी खबर केरल से है। केरल के मलप्पुरम में बड़ा हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। तो सड़क हादसा हुआ, दर्दनाक सड़क हादसा, क्योंकि इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो केरल से ये अहम खबर, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की जान जा चुकी है। प्यास से लदी लॉरी पलटने की वजह से ये हादसा हुआ है। तो प्यास से भरी एक लॉरी थी जो जा रही थी और अचानक से वो पलट गई, जिसकी वजह से उसकी जद में लोग आ गए। तो फिलहाल ये केरल के मलप्पुरम से अहम खबर, जहां पर बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोगों की जान जा चुकी है। तो प्यास से लदी लॉरी जो थी वो अचानक से पलट गई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। इधर कर्नाटक के विजयपुरा जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रक और कार की टक्कर में केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति और ड्राइवर को मामूली चोटें लगी। साध्वी निरंजन ज्योति बीजेपी महिला सम्मेलन में शामिल होने के लिए विजयपुरा आई थी और इसी दौरान उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर नशे की हालत में था। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। मैं सबसे आग्रह करती हूँ कोई परेशान ना हो। भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी और मेरा जो ड्राइवर चला रहा था उसकी सूझबूझ के कारण हम ट्रक के नीचे जाने से बच गए। एकदम सब लोग सेफ हैं, ड्राइवर भी सेफ है और और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं दिल्ली में बदले मौसम के मिजाज की। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल गया है। बूंदाबांदी से दिन की शुरुआत हुई है। दिल्ली एनसीआर में हवा के साथ हल्की बारिश भी देखी गई। बारिश के बाद मौसम जो है वो सुहावना हो गया है। तो अहम खबर, दिल्ली में आज सुबह मौसम का मिजाज जो है वो बदला है। हालांकि कल से ही बादल जो थे वो छाए हुए थे, आसमान में धुंध जो थी वो बरकरार थी, लेकिन आज दिन की शुरुआत जो है वो बूंदाबांदी के साथ हुई है। तो दिल्ली एनसीआर में हवा के साथ हल्की बारिश हुई है। दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश की खबरें सामने आई हैं, लेकिन बारिश के बाद मौसम जो है वो सुहावना हो गया है। तो देखिए, ये इंडिया गेट की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में मौसम ने करवट ली है। हालांकि कल से ही मौसम सुहाना था। कल से ही बादल जो थे वो कई जगह पर छाए रहे, कई जगह पर अंधेरा भी दिखा, लेकिन आज सुबह जब दिन की शुरुआत हुई तो सुबह से दिन निकलते ही हल्की बारिश कई इलाकों में हुई है, जिसके बाद मौसम जो है वो सुहाना हो गया है।
फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।